नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अर्बन कॉरपोरेशन बैंक के बाहर हिंसक झड़प हो गई, जहां सदर विधायक योगेश वर्मा के साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने मारपीट की। यह घटना तब हुई जब वर्मा ने मतदाता सूची फाड़ने पर आपत्ति जताई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति बिगड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। को ले जाओ। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आज पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया, और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है, जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा, और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजर्रा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। सर पर चोट देखिए, क्या लग रहा है? यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये आप देख ही रहो क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या हुआ था आज? समाजवादी पार्टी ने आगामी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। प्रमुख उम्मीदवारों में करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेरी से शोभावती वर्मा और मंझनपुर से ज्योति बिंद शामिल हैं। लोकदल के लखनऊ कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के मार्गदर्शन में सैकड़ों अधिवक्ता राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। सदस्यता समारोह में शामिल होने वाले में प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय और राष्ट्रीय महासचिव शिवकरण सिंह भी शामिल थे। उपचुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के नए सदस्य लोकदल में शामिल हो रहे हैं और उनसे चुनाव में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान रामशीष राय ने अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए स्वीकार किया कि उनके शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी। करते हुए आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके सदस्यता ग्रहण करने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रीय लोकदल का कारवां आज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार जुड़ने का अभियान छेड़ रखा गया है, उस श्रृंखला में आज ये सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, लखनऊ के, बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लोग आए हुए हैं। इनका राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत है, अभिनंदन है, और इनको और इनके साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में उचित सम्मान मिलेगा, यथोचित सम्मान मिलेगा। और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उसको आपके आने की खबर है। आपके स्वागत में राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे, हमारे सारे ज्वाइनिंग कमेटी के अंबुज पटेल जी, वसीम हैदर साहब, रजनीकांत मिश्रा जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आपका, आपके साथियों का भरपूर स्वागत राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, और हम आपके आने से हमें मजबूती मिलेगी, ये हम स्वीकार करते हैं। इस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक
माननीय चौधरी चरण सिंह भी स्वयं एक अधिवक्ता थे और अधिवक्ता होने के नाते क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, इसलिए उनके नियमों को अनुसरण करना अपना उत्तरदायित्व समझते हुए मैंने इस पार्टी में आने का संकल्प किया। नंबर 2, जो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, इसका गठन 1974 में माननीय चौधरी चरण सिंह ने किया था। तब से ये पार्टी संघर्षरत है। इसका मेन उद्देश्य देश के किसानों और निर्बल वर्ग की रक्षा करना है। और देर बाद में आपने ऑलरेडी ज्वाइन करी, क्या बात है? ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत समस्या है ना कि जब मेरी इच्छा हुई तो मैं, क्योंकि मैंने आज तक कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की। आज लगभग 150 लोग होंगे मेरे साथ। यूपी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लग गई हैं। सभी पार्टियां सदस्यता अभियान को लेकर लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय लोक दल में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अधिवक्ता समाज से करीब सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इसमें मुख्य रूप से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता RN शुक्ला भी मौजूद रहे। अनिल दुबे की अगुवाई में ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें करीब सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही अनिल दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी NDA के साथ सभी सीटों पर लड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस हिरासत से भाग निकला 25,000 का इनामी अपहरणकर्ता गगन पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे पहले एक बच्चे के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ले जाते समय वह भागने में सफल रहा। मुठभेड़ के दौरान अहमदगढ़ पुलिस ने गगन के पास से एक बाइक, असलहा और गोला बारूद बरामद किया। घायल संदिग्ध को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 एवं 9-10 की रात्रि में थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा शिकारपुर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कनैनी की तरफ से आती हुई एक संदिग्ध बाइक दिखी। पुलिस पार्टी द्वारा इस संदिग्ध बाइक पर बैठे व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। यह व्यक्ति रुका नहीं एवं इसके द्वारा भागने की कोशिश करी गई। भागते हुए इसकी बाइक फिसल गई। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर इस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थी फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। घायल की पहचान करण उर्फ छोटू पुत्र पप्पू, यह रहने वाला है कोतवाली नगर थाना जनपद हरदोई का। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अपहरण के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर एक मुकदमा 236/24 पंजीकृत है। जब इसको पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा था, यह पुलिस पार्टी से फरार हो गया था, जिसके संबंध में एक मुकदमा थाना कोतवाली नगर पे 867/24 भी पंजीकृत है। यह व्यक्ति 25,000 रुपये का इनामिया है। इस व्यक्ति का प्राथमिकी उपचार के बाद पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई। बामसेफ DS 4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 18वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर पूरे देश में उनके अनुयायियों ने अपने अपने तरीके से याद कर उन्हें नमन दिया। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां दिल्ली में कांशीराम को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके निर्देश पर इको गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांशीराम की याद में आयोजित हुए कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों को छोड़कर सूबे के सभी जनपदों के अलावा देश के कई राज्यों के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हॉर्नबिल टीवी ने आलमबाग के मान्यवर श्री कांशीराम जी इको गार्डन में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर जायजा लेकर लोगों से बातचीत की। बामसेफ DS 4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता का आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही। पूरे देश में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और हम इस वक्त हैं लखनऊ के इको गार्डन में। देखिए चारों तरफ यहाँ पर जो उनके अनुयायी हैं उनको श्रद्धासुमन यहीं पर अर्पित किया था, यहाँ पर उनका माल्यार्पण किया था। और तमाम लोग जो देश के कोने कोने से आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आया है तो प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग
लोग आए हुए हैं, उनको अपने अपने तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, बसपा के अनुयायी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से आए हैं इतनी दूर, क्या खास क्या लगाव है काशीराम जी के प्रति? कांसीराम जी के प्रति तो देखिए पूरे देश को ही बहुत ही, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज के लिए जो काम किया है और मायावती बहन कुमार मायावती जी को जैसे उन्होंने स्थापित किया और एक समाज का संगठित करके लोगों में ये मैसेज दिया है कि बहुजन समाज का होना कितना अनिवार्य है, इकट्ठा होना किस तरह से है, और हम लोग उनके फॉलोवर हैं और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है तो हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्पेशली यहाँ पे आए हैं और समाज में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी धरोहर है, जो अपने महापुरुष लोग हैं जिन्होंने आपके समाज के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी और हमेशा कर्मठता के साथ उन्होंने अपने समाज का प्रतिनिधित्व किया है और लोगों को जागरूक करने में, बहुजन समाज को एकत्रित करने में जो सहयोग किया है, हम उनका ऋण कभी भी नहीं उतार पाएंगे। इसी ध्येय से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और समाज की आप बात कर रहे हैं, एक समय था उस समाज को कोई पूछता नहीं था, लेकिन 1984 के बाद से अब समाज को सभी लोग मानने लगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं। ये क्या मानते हैं, ये बदलाव ही कहेंगे इसे कि वो जो समाज कभी पूछा नहीं जाता था आज उसको हर पॉलिटिकल पार्टी पूछी जाती है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। और जिस तरह से अब प्रचार और प्रसार हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, समय वो जो बहुत दूर नहीं है जब हमारे समाज का प्रतिनिधित्व 70% से 80% तक हमारे समाज के लोग प्रतिनिधित्व करेंगे समाज का। और इस भारत देश को, जो कि इतने सालों से हमारे शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं और वो जल्दी से जल्द इस मुकाम को हासिल करेंगे और इसको एक समृद्ध राज्य और प्रदेश और देश बनाएंगे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता पाल। सुनीता जी, आप किस तरह से काशीराम जी को आज याद कर रही हैं? कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ डालीबाग। कैसे याद, किस तरह से श्रद्धा सुमन कर उनको याद किस तरह से याद कर रही हैं आज उनके परिवार दिवस के मौके पर? हमारे काशीराम साहब ने बहुत बड़े दुख उठाए हैं, बहुत मुसीबत उठाई है, तब जनता को आगे किया है कि हमारा मिशन आगे बढ़े। मिशन के जोड़ने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वाकई में काफ़ी, जैसा इन्होंने बताया कि काशीराम जी ने काफ़ी कष्ट उठाया है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसी मिशन को कहते हैं ना, जैसे ही लोग कहते हैं कि बाबा साहब काशीराम तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा, यही सब मुझे लगता है, यही सब सोच के कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं? सर रायबरेली से। दीपक जी, किस तरह से, अभी आपने सवाल सुना, आज परिनिर्वाण दिवस है काशीराम जी का, किस तरह से आप उनको याद कर रहे हैं? सर हम उनको याद कर रहे हैं सर, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया और हमारे लिए बहुत लड़ाई लड़ी, तब जाके आज हम लोगों को यह हक मिला है। और उन्होंने जो है हमें समाज में बैठने का, समाज में आगे बढ़ने का, शिक्षित होने का जो है हमें जो उन्होंने एक वो दिया है उदाहरण, उससे हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ठीक है, काफ़ी संघर्षों भरा जीवन रहा है काशीराम जी का और यही शायद वजह है, संघर्ष की वजह से, कि सब लोग उनके अनुयायी हैं, उनको याद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से याद करें। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? हम रायबरेली से आए हैं, सलोन विधानसभा, चंद्रकेश गौतम मेरा नाम है। हम रायबरेली के जो है जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं बहुजन समाज पार्टी। नहीं, किस तरह से आज उनको याद कर रहे हैं परिनिर्वाण दिवस के मौके पर? मानवर साहब जो है हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और बहन कुमारी मायावती जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं। हम बहन जी को अपना नेता मानते हैं और जो मानवर साहब ने किया उसी को बहन जी कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ कहाँ आए थे और क्या किया है आज, ये बताइए। आप बताएं, उनको याद कर रहे हैं, क्या किया, कैसे याद किया? मानवर साहब ने इस दीना भाना नाम के जो हमारे चतुर्थ समाज के कर्मचारी रहे, उनसे प्रेरणा ले करके अपनी नौकरी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को जगाने के लिए पूरा जीवन जो है अपना संघर्ष में बिता दिया। और आज जो कुछ ये देखने को मिल रहा है, जो समाज में नई जागरूकता आई है बाबा साहब के बाद, वो मानवर साहब की देन है। जाहिर सी बात है, जो समाज में जागरूकता आई है वो काशीराम जी की देन है। और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम यश कुमार है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके पर? आज के मौके पर ये कहना चाहूँगा, काशीराम जी का स्मारक तो भव्य बना ही है और उसके बाद बहन जी ने काशीराम को चुन करके, पत्थरों को चुन चुन के रखाया है। बहुत वजन टन है, टनों के हिसाब से। और मैं अपने बाप का स्मारक बनवाऊंगा, दुनिया देखेगी।
देखिए, आप बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं जो काशीराम जी के मानने वाले हैं। तमाम जगह से लोग आए हैं, देश के कोने कोने से भी आए हैं और उत्तर प्रदेश के भी तमाम जनपदों से आए हैं। सबका कहना यही है कि जो काशीराम जी ने जो अलग जगाया था, उस मिशन को पूरा करने के लिए ही आज उनके परिवार दिवस के मौके पर ये संकल्प लिया गया है कि उनका जो मिशन अधूरा रह गया था वो पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। दो प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करते हुए 90 में से 49 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन विजयी हुआ है। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की साहसिक भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं और उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा की 12 प्रमुख सीटों पर प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और 8 सीटें हार गई। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने इन घटनाक्रमों पर चर्चा की है। आइए अधिक जानकारी के लिए इस बातचीत को सुनते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हरियाणा में नतीजे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ रुख जरूर कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप तो प्रचार प्रसार में गए थे, क्या उम्मीदें लग रही थी? तीसरी बार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा की सम्मानित जनता, वहाँ के आवाम, वहाँ के किसान, वहाँ के जवान, वहाँ के पहलवान, सभी लोगों ने इस बार मन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति का। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने कैंपेन किया, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, कुमारी शैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने जो कैंपेन किया, उस कैंपेन में हम लोग आश्वस्त थे कि इस बार सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आज की डेट में देखा कि जब बैलेट बॉक्स के नतीजे निकले, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। 65 सीट के आसपास हम लोग बढ़त में थे। लेकिन जैसे ही मशीनों की काउंटिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने देखा कि मशीनों की काउंटिंग में धीमी कराई गई। कहीं कहीं पर एक घरोठा विधानसभा है, वहां पे 2 जगह के परिणाम नहीं घोषित करके पहले ही घोषणा कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की चीजें हरियाणा में हुई हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि हरियाणा में जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनते हुए देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी ने 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 8 सीटें हार गए हैं। और दूसरा सवाल है कि जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में प्रचार प्रसार किया था, कहा था बटोगे तो कटोगे, तो क्या वो जनता ने उस पर मुहर लगा दी जिस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। इस तरह का बयान देकर के बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब है इसका? आप संवैधानिक पद पे हैं, आप पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, आप जाति उन्माद कराना चाहते थे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने जो हम लोगों को जन समर्थन दिया है, हार जीत तो जनता जनार्दन के वोटिंग से होता है। अगर हम लोग का जनता माइंडेड नहीं देती, फिर भी हम लोग स्वीकार करके विपक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, हम लोगों को पूरी अपेक्षा है कि हरियाणा की सम्मानित जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से गठबंधन जीत हासिल कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं जीतने जा रही है, तो कहां कांग्रेस की तरफ से कमी हो गई? क्या कमी हो गई? क्या किसानों का मुद्दा नहीं रहा? कैसी चीजें ऐसी कमी हो गई जो सीट का इम्पैक्ट पड़ रहा है सीधे सीधे? कहीं ना कहीं वो एक बड़ा चुनौती वर्ग है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी नहीं रही। हम लोगों का कैंपेन जो था वो भी बहुत अच्छा था। हम लोगों ने पहलवानों का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, हम लोगों ने जवानों का मुद्दा उठाया। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से ईवीएम आखिरी में आ गया, ईवीएम में क्या होता है, जहां पर कांग्रेस जीत रही होती है वहां पर वोटिंग स्लो कर दी जाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती है वहां वोटिंग को फास्ट कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर वोटिंग के जरिए, मशीन के जरिए उसको धीमी करके प्रशासन पे एक मानसिक दबाव बनाया जाता है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी जिता के दीजिए। तो आप ईवीएम का ब्लेम कर रहे हैं? क्या ईवीएम मतलब आप चुनाव हार रहे हैं तो ईवीएम? नहीं, ईवीएम का ब्लेम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मशीनरी का दुरुपयोग ये लोग करते हैं
और उसी का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है। जयराम रमेश जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो वास्तविक स्थिति है आप उसको अपने इलेक्शन कमीशन पे साइट पे डालिए, लेकिन वो नहीं डाली जा रही है। आखिर कारण क्या है? हमारा सवाल तो बस इतना ही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो घालमेल की सियासत जो भाजपा करना चाहती है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि जो हरियाणा की सम्मानित जनता ने जो भी जनादेश दिया होगा उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी। जम्मू पर क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में वहाँ की आवाम ने पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार वहाँ रही, उनके साथ जो मानसिक उत्पीड़न हुआ, 370 धारा लगाने के बाद जो उन पे मानसिक उत्पीड़न हुआ, आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की सम्मानित जनता ने, आवाम ने कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो मोहर लगाई है, हम लोग जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल प्रदेश बना करके देंगे। जो हम लोगों ने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में वादे किए थे उनको पूरे धरातल पर उतारेंगे, लेकिन जो हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर साफ होने लगे हैं कि बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता बनाने जा रही है। और वहीं विपक्ष का कहना है कि ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे। ये तो एकदम चिंता वाला विषय है कि विपक्ष के लिए कि जिस तरीके से वहाँ की सीटें नहीं निकाल पा रही तो ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखना होगा कितनी सीटों से बीजेपी सरकार हरियाणा में सरकार बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक हरियाणा में जगह नहीं बना सकी क्योंकि कांग्रेस को लगा कि वे अपने दम पर जीतेंगे और उन्हें सत्ता में किसी अन्य भागीदार की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या अन्य छोटे दलों के साथ सीटें साझा कर सकती थी। भाजपा पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और हारी हुई लड़ाई जीत ली। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190, 50-50 नहीं, 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ और भी हो गया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।